मथुरापुर राज्य का राजदरबार ज्ञान और वैभव का केंद्र था। महाराज इंद्रसेन अपने स्वर्ण सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे और मंत्रीगण राज्य की जटिल समस्याओं पर गहन चर्चा कर रहे थे। वातावरण में गंभीरता और नियमों का कठोर पालन था, जहां फुसफुसाहट तक वर्जित थी। लेकिन 7 वर्षीय युवराज वीर, जो अपने पिता के पास ही बिठाए गए थे, इन भारी भरकम राजनीतिक और दार्शनिक बातों से पूरी तरह ऊब चुके थे। उनकी चंचल आंखें कभी दीवारों पर टंगी नक्काशी को देखती, तो कभी महान पंडितों की फूली हुई तोंद को। तभी राज्य के मुख्य विद्वान महामहोपाध्याय विष्णुगुप्त धर्म और सत्य पर व्याख्यान दे रहे थे। जब उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मनुष्य को जीवन में सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए, तो वीर ने अचानक अपनी छोटी उंगली उठाई और पूरी गंभीरता से पूछा, आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कठिन प्रश्न क्या पूरी तरह पका हुआ है, और अगर हां, तो क्या इसे बिना छीले खाया जा सकता है? दरबार में क्षण भर के लिए मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। पंडित जी का माथा चकरा गया और महामंत्री के हाथ से तांबे की कलम छूट गई। सब दरबारी हैरान थे। राजा गंभीर होकर भी मुस्कुराए बिना न रह सके। उन्होंने तुरंत अपने पास खड़े अंगरक्षक को संकेत किया कि राजकुमार को नीचे उतारा जाए, ताकि आचार्य जी अपना व्याख्यान पुनः शुरू कर सकें। लेकिन इससे पहले कि कोई हिलता, वीर ने और अधिक आत्मविश्वास से अपना सवाल दोहराया, महाराज, क्या यह प्रश्न खट्टा है या मीठा? कृपया उत्तर दिलाइए। आचार्य विष्णुगुप्त, जो सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों के तर्कों को काट चुके थे, इस बाल सुलभ लेकिन तीखे प्रश्न के सामने निरुत्तर थे। उनकी तेजस्वी वाणी लड़खड़ाई। उन्होंने वीर की तरफ झुककर अपनी आंखों से स्नेह और आश्चर्य उड़ेलते हुए कहा, राजकुमार वीर, कठिन प्रश्न कोई फल नहीं है जिसे खाया या छीला जाए। ये तो जीवन का वो गूढ़ रहस्य है जिसे बुद्धि के रस से निचोड़ कर समझा जाता है। राजकुमार ने होंठ टेढ़े किए, जैसे ये जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। राजकुमार ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बांध ली और तुरंत प्रतिवाद किया, यदि हर गूढ़ रहस्य को निचोड़कर समझा जाता है, तो आचार्य जी, उसने अपनी आवाज में जोर देते हुए पूछा, क्या आपने इसे निचोड़ा? और जब आपने इसे अपनी बुद्धि के रस से निचोड़ा, तो क्या यह खट्टा लगा या मीठा? दरबार में अब चुप्पी नहीं, बल्कि फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया। कुछ दरबारी मुस्कराए, कुछ सिर खुजलाने लगे। स्वयं राजा विक्रमादित्य भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें बड़े बड़े ऋषियों ने भी कभी नहीं हराया था, इस नन्हे तर्कशास्त्री के सामने विवश खड़े थे। उन्होंने एक क्षण के लिए आसमान की ओर देखा, मानो ऊपर वाले से सहायता मांग रहे हों। फिर राजकुमार की ओर मुड़कर उन्होंने गहरी सांस ली। राजकुमार, आचार्य ने कहा, तुमने मुझे ऐसी पहेली में डाला है जिसका स्वाद वास्तव में अभी तक मैंने भी नहीं चखा। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारा प्रश्न तर्क के हर पैमाने पर खरा उतरता है। आचार्य की इस सहज स्वीकृति ने दरबारियों को और भी अचंभित कर दिया। दरबार में सन्नाटा टूट गया और फुसफुसाहटों का दौर शुरू हो गया। दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कैसा प्रश्न था ये? क्या इसमें कोई गुप्त ज्ञान छिपा था जो हमें ज्ञात नहीं? महान पंडितों के चेहरे पर भी विस्मय और जिज्ञासा के भाव स्पष्ट थे। महाराज सूर्यकांत, जो अब तक मौन थे, अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर गर्व की एक अनोखी चमक थी, पर उनके माथे पर चिंता की एक महीन रेखा भी खिंची थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी तीव्र बुद्धि। उन्होंने अपने पुत्र को स्नेह से देखा। शाबाश मेरे राजकुमार, तुम्हारे गुरु ने आज जिस विनम्रता का परिचय दिया है, वो उनकी विद्वता से भी बड़ी है, महाराज ने घोषणा की। उन्होंने आचार्य विष्णुगुप्त को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने युवराज की ओर देखा। परंतु पुत्र, अब वो घड़ी आ गई है जब तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा वो नटखट सवाल, जिसके कारण सारा दरबार आज अचंभित है, वास्तव में क्या था? ये रहस्य
हम सबको परेशान कर रहा है। युवराज ने एक शरारती मुस्कान दी, मानो वह एक ऐसे रहस्य का स्वामी हो जो अब खुलने वाला है। युवराज ने एक गहरी सांस ली। संपूर्ण दरबार की आंखें उस पर टिकी थी। चुप्पी इतनी गहरी थी कि हवा में उड़ती धूल का कण भी भारी लग रहा था। महाराज, युवराज ने अपने मुख पर शरारत की चमक बनाए रखी। मेरा सवाल सरल था, पर उसके उत्तर की गहराई बहुत बड़ी थी। हम अक्सर ज्ञान, धन और शक्ति की बात करते हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव से कुछ अलग पूछा था। युवराज ने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़े और प्रश्न दोहराया। आचार्यवर, मेरा नटखट सवाल यह था कि इस विशाल संसार में क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य स्वर्ण से भी अधिक हो, जो हर इंसान के पास हो, लेकिन जिसे पाने के लिए किसी को भी कोई मोल न चुकाना पड़े? जैसे ही ये सवाल दरबार में गूंजा, दरबारीगण हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि राजकुमार कोई गूढ़ राजनीतिक पहेली पूछेगा, लेकिन ये प्रश्न तो मानवता के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ा था। हर दरबारी अपने मन में उस अनमोल और मुफ्त चीज को खोजने लगा। दरबार का वातावरण क्षण भर में गंभीर हो गया। विद्वान मंत्री, जिन्हें राजनीति और अर्थशास्त्र की जटिल समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास था, वे अब स्वयं एक बाल सुलभ प्रश्न की उलझन में फंस गए थे। उन्होंने मन ही मन हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश जैसे कई उत्तरों पर विचार किया, लेकिन हर विचार को तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि या तो उन्हें पाने के लिए श्रम लगता था, या वे हर व्यक्ति के पास समान मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। ये सवाल केवल एक पहेली नहीं था, बल्कि मानवता और जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझने की एक चुनौती थी। मुख्य आचार्य, जो अब तक मौन थे, उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गई। वे जानते थे कि युवराज का ये सवाल उनकी वर्षों की शिक्षा और प्रतिष्ठा की असली परीक्षा थी। महाराज धैर्यपूर्वक अपने आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही इस उत्तर का ज्ञान हो। सारे दरबारीगण अब सांस रोके हुए मुख्य आचार्य की ओर देख रहे थे, ये जानने के लिए कि इस अनमोल और अमूल्य वस्तु का नाम क्या हो सकता है। मुख्य आचार्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव था, जो वर्षों के तप और ज्ञान का परिणाम था। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस ली, जैसे वे ज्ञान के सागर की गहराई नाप रहे हों। युवराज, उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, आपका प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। यह संसार की किसी भी वस्तु से अधिक कीमती वस्तु की खोज है। उन्होंने जरा रुककर दरबारियों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचाया। सोना, हीरे जवाहरात या विशाल साम्राज्य भी अंततः मूल्यवान होते हैं, अमूल्य नहीं। जिस वस्तु का मूल्य कभी कम नहीं होता, जो एक बार खो जाए तो वापस नहीं मिलती, वो है अवसर और उसके साथ चलने वाला समय। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुख्य आचार्य ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बीता हुआ एक क्षण भी न तो राजा खरीद सकता है और न ही कोई निर्धन उसे वापस पा सकता है। इसका सदुपयोग ही मनुष्य के जीवन को वास्तविक रूप से सार्थक और अमूल्य बनाता है। महाराज ने संतुष्टि में सिर हिलाया। महाराज ने आचार्य की प्रशंसा करते हुए कहा, वास्तव में आपकी बुद्धि और ज्ञान का कोई मोल नहीं। उन्होंने आचार्य को बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण भेंट करने का आदेश दिया। दरबार शांत होने लगा था, किंतु अभी भी सबकी आंखें उस बालराज कुमार को खोज रही थी, जिसने ये प्रश्न उठाया था। तभी लगभग 7 वर्ष का राजकुमार उदयराज अपने नटखट अंदाज में सिंहासन से नीचे उतरा। उसकी आंखों में पिछले उत्तर को चुनौती देने की शरारत भरी थी। उसने मुख्य आचार्य के सामने आकर अत्यंत भोलेपन से झुककर कहा, क्षमा करें आचार्यवर, आपने समय को अमूल्य कहा, पर मेरा एक छोटा सा नटखट सवाल है। जब रात को सभी दरबारी, सभी राजा और सभी साधारण मनुष्य गहरी नींद में होते हैं और वो समय किसी अवसर या सदुपयोग में नहीं लगता, तो क्या वो नींद में बीता हुआ अमूल्य समय भी उतना ही कीमती होता है?
या क्या व्यर्थ गुजरा समय अपना मूल्य खो देता है? राजकुमार का यह सवाल इतना अप्रत्याशित था कि संतुष्टि की लहर पर एकदम से चुप्पी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आचार्य भी पल भर के लिए अवाक रह गए। दरबार में छाई सन्नाटे की चादर इतनी घनी थी कि किसी भी दरबारी में खुसुर पुसुर करने का भी साहस न हुआ। वे बस अपनी गर्दनें हिलाकर अनिश्चितता व्यक्त कर रहे थे, जैसे कह रहे हों, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। उन्हें लगा जैसे एक छोटे से मासूम सवाल ने सदियों से चली आ रही ज्ञान की मजबूत नींव को हिला दिया हो। आचार्यवर ने कुछ क्षणों तक राजकुमार की ओर देखा, जहां जिज्ञासा की लौ जल रही थी। वो पल भर की हैरानी अब गर्व में बदल गई। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी श्वास अंदर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर व्याकुलता की जगह एक शांत, गहरी मुस्कान थी। उन्होंने समझा कि ये प्रश्न केवल बालक का कौतूहल नहीं, बल्कि उच्च कोटि का दर्शन है। वाह राजकुमार, आचार्य ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारी बुद्धि की तीक्ष्णता अद्भुत है। ये प्रश्न केवल समय के मूल्य का नहीं, बल्कि जीवन में कर्म और विश्राम के संतुलन का है। आचार्य ने जोर देकर कहा, यह बात सही है कि जो वस्तु उपयोग में न लाई जाए वो व्यर्थ हो जाती है, किंतु विश्राम स्वयं में एक सबसे बड़ा सदुपयोग है। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं कि सोते हुए क्षण भी अमूल्य क्यों बने रहते हैं। यह कहकर आचार्य ने सिंहासन से उठकर खड़े होने का संकेत दिया। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर ताकने लगे। आचार्य ने अपने हाथ फैलाए और सभागार को संबोधित करते हुए कहा, सोचो राजकुमार, क्या कोई किसान लगातार हल चलाता रहता है? नहीं, फसल उगाने के लिए जमीन को कुछ समय के लिए खाली और शांत छोड़ना पड़ता है, तभी वो अगली उपज के लिए नई शक्ति बटोर पाती है। आचार्य ने रुककर राजकुमार की ओर देखा। हमारा मस्तिष्क भी उस उपजाऊ भूमि जैसा है। निरंतर कार्य करते रहने से वो थक जाता है और उसकी ग्रहणशीलता कम हो जाती है। विश्राम एक प्रकार का मौन निवेश है। ये वो समय है जब हम जानबूझकर कुछ नहीं करते ताकि हमारा अवचेतन मन दिन भर के ज्ञान को व्यवस्थित कर सके। सोते समय शरीर अपनी मरम्मत करता है और मन अगले दिन की चुनौतियों के लिए ऊर्जा संचित करता है। आचार्य ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, म्यान में रखी तलवार निष्क्रिय नहीं होती, वो अपनी धार सुरक्षित रखती है। ठीक उसी तरह विश्राम के क्षण हमें अमूल्य शक्ति देते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार की आंखें चमक उठीं, मानो उसे अपने प्रश्न का इससे बेहतर उत्तर मिल ही नहीं सकता था। सभी दरबारी भी आचार्य की व्याख्या की गहराई को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। राजकुमार ने अपने नन्हे हाथों को जोड़कर आचार्य को प्रणाम किया। उनके चेहरे पर संतोष की नहीं, बल्कि एक नई उलझन की मुद्रा थी। आचार्यवर, राजकुमार ने धीमी किंतु स्पष्ट आवाज में कहा, यदि विश्राम हमारी तलवार, बुद्धि की धार को सुरक्षित रखता है तो ये उत्तम है, किंतु मेरा नटखट मन एक और प्रश्न पूछता है। उन्होंने अपनी दृष्टि आचार्य से हटाकर सीधे राजा, महाराजा विक्रमसेन की ओर घुमाई। पिताश्री, आप तो सबसे अधिक विश्राम करते हैं, रात में 10 घंटे और दोपहर में 1 घंटा। आपकी तलवार की धार तो हमेशा सूर्य की तरह चमकती रहनी चाहिए। राजकुमार ने थोड़ा और झुककर पूछा, जिसकी मासूमियत ने प्रश्न के वार को और तीखा बना दिया। फिर भी कल आपने दीवान साहब को सिर्फ इसलिए कठोर दंड दिया क्योंकि उन्होंने आपको बिना बताए अपने बेटे को छुट्टी दे दी थी। यदि धार इतनी तेज है तो क्या वह इतने छोटे से निर्णय में भी चूक सकती है? या क्या कभी कभी विश्राम के बाद भी म्यान में रखी तलवार की धार पर अहंकार की हल्की सी जंग लग जाती है? ये सवाल सुनकर पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। अब आचार्य या दरबारियों को नहीं, सीधे राजा को अपने ही बेटे के इस निडर और मर्मभेदी प्रश्न का सामना करना था। महाराज की भव्य मुद्रा अचानक स्थिर हो गई। उनके विशाल ललाट पर क्रोध की एक भी लकीर नहीं थी, पर आंखें गहरी हो गई।
दरबार में छाया सन्नाटा इतना असहनीय था कि हर दरबारी को अपनी सांस की आवाज भी कर्कश लग रही थी। राजा विक्रमादित्य ने धीरे से अपने राजदंड को दाहिने हाथ से पकड़कर सिंहासन के पास भूमि पर टिका दिया। उनकी दृष्टि राजकुमार शौर्य पर टिकी थी। न पिता का स्नेह, न राजा का रोष, बल्कि एक गंभीर मूल्यांकन। ये पहली बार था जब राजकुमार ने न्याय के सिंहासन को इतने करीब से चुनौती दी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजा की गंभीर, नियंत्रित आवाज गूंजी, पुत्र शौर्य, तुमने अपनी तलवार को सीधे मेरे हृदय की ओर साधा है। उन्होंने गहरी सांस ली। एक राजा का न्याय और उसका अहंकार, दोनों को तौलने का तुम्हारा यह प्रयास प्रशंसनीय है। राजा ने दीवान की ओर देखा जो भय से सिकुड़ा हुआ था। हां, शायद बहुत लंबे विश्राम के बाद कभी कभी तलवार पर नहीं, बल्कि उस हाथ पर जंग लग जाती है जो उसे म्यान से निकालता है। यह प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेगा। राजा ने एक बार फिर राजकुमार की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई जिसने दरबारियों की हैरानी को दुगना कर दिया। ये प्रशंसा थी या आगामी चुनौती, ये किसी को पता नहीं था। राजा ने अपने सिर से सोने का मुकुट धीरे से उतारा और उसे पास के मेज पर रख दिया। दरबार में एक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि हर किसी को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा, जिसकी आंखें अभी भी चुनौती की ज्वाला से चमक रही थी। वत्स, कुछ सवालों के जवाब ज्ञान नहीं होते, वे अनुभव होते हैं, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। और ऐसे अनुभव दरबार के चारदीवारी में नहीं मिलते। उन्होंने दीवान और सेनापति को संकेत दिया। ये प्रश्न अब राजधर्म का हिस्सा है, हम इसका उत्तर खोजेंगे और तुम, राजकुमार, इस खोज में मेरे साथ चलोगे। राजा की घोषणा ने तुरंत दरबारी बहस को एक साहसिक यात्रा में बदल दिया। सब दरबारी इस अप्रत्याशित मोड़ को देखकर स्तब्ध रह गए। राजा ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, कल सूर्योदय से पूर्व हम सादे वेश में निकलेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि न्याय का तराजू जनता की दृष्टि में कैसा दिखता है। ये कहकर राजा ने भरी सभा में अपने राजकुमार के नटखट सवाल को सिंहासन से उतारकर सीधे प्रजा के बीच रख दिया। सभा विसर्जित होते ही दरबारियों के बीच घबराहट और फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया। महामंत्री चिंतित थे। राजा का यूं साधारण वेश में प्रजा के बीच जाना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जोखिम भरा था। उन्होंने तुरंत राजा के सबसे भरोसेमंद अंगरक्षकों को गुप्त रूप से दूरी बनाए रखकर राजा का अनुसरण करने का आदेश दिया। उधर राजकुमार विक्रमादित्य के लिए ये एक महान रोमांच था। उन्होंने अपनी छोटी सी मखमली पगड़ी उतारकर एक साधारण सूती कुर्ता पहना और अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। अगली सुबह पौ फटते ही राजा सिद्धराज और 8 वर्षीय विक्रमादित्य महल के पिछले द्वार से चुपके से निकले। राजा ने एक साधारण व्यापारी का वेश धरा था, जबकि राजकुमार एक जिज्ञासु ग्रामीण बालक लग रहा था। उन्होंने अपने पीछे राजसी वैभव, चिंताएं और सिंहासन की गरिमा छोड़ दी। अब उनका मार्ग संगमरमर के शाही गलियारों से हटकर धूल भरी आम जनता की सड़कों की ओर मुड़ गया था, उस नटखट सवाल का जवाब खोजने के लिए जो न्याय की वास्तविक परिभाषा मांगता था। धूल भरी सड़क पर चलते हुए विक्रमादित्य को अपने पैरों में पहली बार राजसी चमड़े के जूतों की बजाय साधारण चमड़े की चप्पलें महसूस हुई। महल की ठंडी संगमरमरी फर्श से ये अनुभव बिल्कुल अलग था। कुछ ही समय में वे राजनगर के परकोटे से बाहर निकल आए। यहां जीवन का रंगमहल से कहीं अधिक गहरा था। शोरगुल, खुली धूप और पसीने की गंध। विक्रमादित्य हर ठेले, हर काम करते मजदूर को आश्चर्य से देख रहा था। उसके दिमाग में फिर से सवालों का तांता लग गया, लेकिन ये सवाल अब दर्शन शास्त्र के नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के थे। जैसे ही वे एक छोटी सी बाजार गली से गुजरे, जहां एक बूढ़ी स्त्री मिट्टी के घड़े बेच रही थी,
राजकुमार ने राजा सिद्धराज का कुर्ता खींचा। पिताजी, उसने फुसफुसाते हुए पूछा, आपने कहा था कि न्याय हर जगह है, पर यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आकर इस बुढ़िया के सारे घड़े फोड़ दे, तो उसका न्याय उस मोटी किताब से आएगा या इन टूटे हुए टुकड़ों से? राजा सिद्धराज ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र का सिर सहलाया। विक्रमादित्य का नटखट सवाल अब भी जीवित था, बस उसका ठिकाना विशाल सिंहासन से हटकर धूल भरे बाजार में आ गया था। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए तो हम आए हैं, मेरे नटखट पुत्र। राजा सिद्धराज के साथ चल रहे गुप्तचर मंत्री और मुख्य सेनापति, जो साधारण वेश में थे, उस प्रश्न को सुनकर अंदर ही अंदर सिहर उठे। उन्हें उम्मीद थी कि राजकुमार बाजार की मिठाई या खिलौनों पर ध्यान देगा, पर वो तो न्याय की मूलभूत परिभाषा पर प्रश्न उठा रहा था। मुख्य न्यायाधीश, जो राजा से कुछ कदम पीछे थे, ने अपने माथे का पसीना पोंछा। ये बालक बड़ा होकर उनकी कानून की पुरानी किताबों को पलटने वाला था। राजकुमार ने अब घड़े बेचने वाली बुढ़िया के चेहरे की ओर देखा। पिताजी, उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, उस मोटी किताब में ये तो लिखा होगा कि घड़ा तोड़ने वाले को सजा मिलेगी, पर उस किताब में ये कौन लिखेगा कि टूटे घड़े वापस कैसे जुड़ेंगे? उसने बुढ़िया की ओर इशारा किया। इन टूटे टुकड़ों में बुढ़िया का कल का भोजन छिपा है। आपकी किताबों में उसका पेट भरने का नियम कहाँ है? सिद्धराज ने गर्व से भरी दृष्टि से अपने बेटे को देखा। यही वो फर्क है, मेरे राजकुमार, जो सिंहासन और धरती के बीच होता है। अब तुम चलो, दरबार में इसी प्रश्न पर चर्चा होगी, जहां केवल बुद्धि नहीं बल्कि हृदय भी न्याय करेगा। ये कहते हुए उन्होंने राजकुमार का हाथ पकड़ा और महल की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन सवाल की गूंज बाजार की धूल में देर तक गूंजती रही। महल पहुंचकर सिद्धराज ने राजकुमार को अपने पास बिठाया और तुरंत राजसभा बुलाई। दरबार का वातावरण हमेशा की तरह गंभीर और नियमबद्ध था। सभी दरबारी अपने ज्ञान और पद के अहंकार में लीन अगले सरकारी फरमान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब महाराज ने दिन का विषय घोषित किया, तो जैसे सभा में बिजली कौंध गई। सिद्धराज ने शांत स्वर में कहा, आज का प्रश्न टूटे हुए घड़ों और एक भूखी वृद्धा के पेट से जुड़ा है। फिर उन्होंने राजकुमार का प्रश्न हुबहू दोहराया, आपकी किताबों में उस बुढ़िया का पेट भरने का नियम कहाँ है? ये सुनकर बड़े बड़े विद्वान पंडितों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके जटिल शास्त्रों में राजधर्म, युद्ध नीति और राजस्व के नियम तो थे, पर तात्कालिक मानवीय करुणा और व्यावहारिक न्याय का ये